नमस्कार, साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हमारी चर्चा का विषय है पर्यावरण चेतना का साहित्य, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरणविद चंदन सिंह नेगी जी और शिक्षाविद डॉक्टर हेमलता बिष्ट। चंदन जी और हेमलता जी, आप दोनों का साहित्यिकी का इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत डॉक्टर हेमलता मैं आपसे करता हूं, और आपसे मेरा पहला यही सवाल होगा कि आज हमारे शिक्षा जगत में पर्यावरण चेतना की क्या स्थिति है, पाठ्यक्रम में, रिसर्च में इस विषय को कितना लिया गया है, इस पर आपकी प्राथमिक टिप्पणी आ जाएगी, फिर मैं चंदन नेगी जी के पास जाता हूँ। देखिए, शिक्षा जगत में जी, अगर आप पर्यावरण चेतना की बात करते हैं जी, तो शिक्षा जगत में पर्यावरण के बारे में तो बहुत अच्छी समझ है जी, लेकिन चेतना की समझ मेरी थोड़ा सा कम नज़र आती है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि पर्यावरण एक विषय है जी, उसका ज्ञान आप पढ़ सकते हैं, आपके पास बहुत लिटरेचर अवेलेबल है जी, उससे आप ज्ञान तो अर्जित कर सकते हैं, जी, लेकिन जब आप चेतना विकसित करते हैं जी, तो इसके लिए आदमी को भावनात्मक रूप से उसके साथ जुड़ना होता है, जी, और उस भावना के साथ फिर उसको क्रियात्मक रूप में जब हम क्रियाशील रूप में परिवर्तित करते हैं, जी, वो चेतना है। जी। जिस चीज़ का अभाव मुझे शिक्षा जगत में भी नज़र आता है। अच्छा। शिक्षा जगत अगर आप देखें तो शिक्षा जगत में शिक्षक होता है जी, और शिक्षार्थी होता है, शोधार्थी होता है जी, और हमारे वैज्ञानिक होते हैं। जी, अगर इन सब के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ जी, तो तीनों जो इसके घटक हैं, शिक्षक है वो पर्यावरण से परिचित है, वैज्ञानिक तो हैं ही क्योंकि वो रिसर्च करवा रहे हैं, शोधार्थी भी कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारा विद्यार्थी है, विद्यार्थी क्योंकि पाठ्यक्रम में ये कहीं भी बहुत अच्छी तरह से समग्रता लिए हुए कहीं पर हमारे पास पाठ्यक्रम नहीं है। अच्छा। जब समग्रता नहीं होगी तो पर्यावरण चेतना शिक्षक के पास तो है लेकिन शिक्षार्थियों के पास थोड़ा सा कम रहेगी। कम रहे। जी, तो आपका कहना है, आप ये भी जानना चाहेंगे कि रिसर्च का क्या स्टेटस है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो रिसर्च, अगर आप शोधार्थी और वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो पर्यावरण एक बहुत अच्छा और प्रिय विषय रहता है अगर वो लाइफ साइंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। जी, उसका ये प्रिय विषय है और बहुत रिसर्चेस हुई हैं, बहुत अच्छे हमारे पास रिजल्ट आए हैं, परिणाम हैं, सब कुछ है, हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, उसके जर्नल्स में पब्लिकेशंस होते हैं, बुक्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाता। ये सबसे बड़ी विडंबना है। जी, और इस सब के लिए इस जो हमारा पर्यावरण विषय है, इसको सबसे पहले अनिवार्य किया जाना चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में। क्या बात है। कुछ अगर आप देखें हायर एजुकेशन में, जी, उच्च शिक्षा में अगर आप देखते हैं तो उच्च शिक्षा में एक पर्यावरण विषय ज़रूर रखा गया है, लेकिन वो एक केवल उसको आप देखें कि क्वालिफाइंग मार्क्स है। अच्छा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जब बच्चा लेता है तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। जी, वो कहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वालिफाई हो जाऊंगा, डिवीज़न में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जी, तो उसमें वो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैरी कर लेता है और अपने मार्क्स को ले लेता है। तो इस तरह से चेतना को तो जगह पाना बहुत मुश्किल है। क्या बात है। अगर मैं ICSE बोर्ड की बात करती हूँ, जी, उस बोर्ड में इन्वायरमेंटल साइंस या फिर पर्यावरण जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा। हाँ, CBSE में कुछ है, प्राइमरी स्तर पर तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षा हमारे पास ये पाठ्यक्रम में कहीं मौजूद है। अच्छा। जब तक हम पाठ्यक्रम में समग्रता नहीं लाएंगे, जब तक हम पर्यावरण को साहित्य से नहीं जोड़ेंगे, क्या बात। जब तक हम उसको वाणिज्य से नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम उसको केवल विज्ञान से अभी तक पर्यावरण को जोड़कर देखा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। अगर आप साहित्य से इसको ना जोड़ें, अगर आप इसको कॉमर्स से ना जोड़ें, तो मुझे नहीं लगता कि पर्यावरण की जो चेतना है वो हम विद्यार्थियों में या फिर युवाओं में हम विकसित कर पाएंगे। क्या बात। और जब तक ये युवाओं की चेतना जागृत नहीं होगी तो आप कितनी रिसर्च कर लें, आप कितने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, आप कितनी प्लानिंग कर लें, इसको धरातल पर उतारना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा। जी, पाठ्यक्रम की पुरजोर मैं वकालत करती हूँ कि इस पाठ्यक्रम को सैद्धांतिक रूप से, प्रायोगिक रूप से, प्रोजेक्ट प्रोफाइलिंग बना करके और व्यावसायिक मॉडल्स अगर हम इसके साथ बनाए जाएं, व्यावसायिक मॉडल से बड़े वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, जिससे इंटरेस्ट भी बच्चों का आएगा और नया स्टार्टअप्स अगर इसमें डेवलप हो पाएंगे तो
जाहिर है फिर चेतना भी आएगी जी। और पर्यावरण सुरक्षित भी रहेगा। जी डॉक्टर हेमलता, आपसे ये जो शुरुआती वक्तव्य हमको मिला उससे ये ज़रूर एक चिंता का विषय है हम सभी के सामने कि इस दौर में, और ख़ासकर हम उत्तराखंड के लोग तो आजकल चौतरफा जलते हुए जंगलों को देख रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में अभी अगर पर्यावरण हमारे यहाँ केवल एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है तो कहा जाना चाहिए कि वो औपचारिकता भर है। बिल्कुल। लेकिन चंदन सिंह नेगी जी, जैसे अभी डॉक्टर हेमलता कह रही थी, तो क्योंकि उनका शिक्षा जगत का एक बड़ा अनुभव है और विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हैं और विषय भी पर्यावरण ही आपका है, ऐसी स्थिति में उनकी तरफ से जो ये वक्तव्य आया है और उसमें जो चिंताएं निकली हैं, आपको क्या लगता है कि ये जल, जंगल, जमीन जैसे जो इश्यूज़ हैं जो पर्यावरण को सीधे सीधे कनेक्ट करते हैं, ये हमारे साहित्य में अभी हैं? अगर हम पाठ्यक्रम की बात छोड़ भी दें तो साहित्य में कितने हैं? और क्या आपको लगता है कि आप तो एक बहुत स्थापित साहित्यकार भी हैं, क्या आपको लगता है कि अगर पर्यावरण को हम साहित्य में लाते हैं तो उससे एक नई तरह की पर्यावरण चेतना हमारे यहाँ विकसित होती है? देखिए, ऐसा है कि पर्यावरण में जो चीज़ें हैं जी वो विश्व स्तर पर है। जी पर्यावरण में जब हम हवा की बात करते हैं वो प्रदूषित हो रही है, जी पानी की बात करते हैं वो प्रदूषित है, जी उसमें जो मिट्टी की बात करते हैं वो प्रदूषित। लेकिन जो एक बड़ा सवाल है जिस पर, इन तीन चीज़ों पर तो लोग बोलते हैं कि प्रदूषित हैं, लेकिन जो आकाश है वो ही प्रदूषित हो रहा है। क्या हमारे जो ऊपर के लेवल पर जब हम जाते हैं आकाश में, तो एक ओजोन की एक लेयर है। बिल्कुल है जी। यहाँ धरती से जितना गैसें जाती हैं ऊपर, वो उसको प्रभावित करती हैं और उसको कमजोर कर रही हैं। अच्छा। तो मेरे हिसाब से जो आकाश है वो भी प्रदूषित हो रहा है। हाँ। और बड़ा संकट है हमारे लिए ये, बहुत बड़ा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जब आती हैं तो वो उनको जो ओजोन की लेयर रोकती है, फिल्टर करती है जी। वो भी संकट है हमारे साथ बहुत बड़ा। इतने बड़े संकट के लिए अगर साहित्यकार सचेत नहीं है, ये बहुत बड़ी चिंता है। बिल्कुल है, पूरी चिंता है। एक समस्या बड़ी क्या है कि वो जो संकट है वो मनुष्य ने पैदा किया है और उसका जो खामियाजा है, जो उसके दुष्परिणाम है, वो पूरे जीव जगत को भोगने पड़ रहे हैं जी। धरती पर जितने जीव हैं उन सबका किसी न किसी स्तर पर ये उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा अभी कि रिसर्च बहुत हुई है और जो रिसर्च हुआ है उस पर गोष्ठियाँ बहुत होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोष्ठियाँ होती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर गोष्ठियाँ होती हैं, स्थानीय स्तर पर गोष्ठियाँ होती हैं, लेकिन जो साहित्य है वो बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है जी। खास तौर से जो बड़े साहित्यकार हैं वो अगर इस पर अपनी कलम चलाएं एक उसी स्तर पर, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा अपीलिंग होगा। जैसे हम दादा दादी कहानी सुनते थे जी, वो हमें सुनाते थे कहानियाँ, कविताएं सुनाते थे, गीत सुनाते थे, वो हमारे को लंबे समय तक याद रहती है और आज भी याद प्रभावित भी करती हैं। आज भी याद है, आज भी याद करती हैं। लेकिन जैसे स्थानीय स्तर पर कुछ लोग लिखते हैं, कुछ गीत लिखते हैं। जैसे मेरी एक रचना है, उसकी 2 पंक्तियां हैं कि शहर में पेड़ लीची के बहुत सहमे हुए से हैं, सुना है एक बिल्डर को नहीं दुनिया बसानी है। ये संकट तो है अपने आप में, लेकिन समग्रता में जो साहित्य है वो अभी तक आया नहीं है, आना चाहिए जी। चंदन नेगी जी, मैंने इसीलिए सवाल आपके पास कि आप पर्यावरणविद और एक्टिविस्ट तो हैं ही, इसके अलावा आप साहित्यकार भी हैं और मुझे ध्यान आता है कि हिंदी पट्टी में ख़ासकर हमारे जो स्थापित साहित्यकार हैं उनका इस दिशा में बहुत ज़्यादा ध्यान गया नहीं। कोई ऐसी कहानी या कुछ ऐसी कविताएं या कोई ऐसी गज़ल ही जो आप कह रहे हैं कि लीची के पेड़ जा रहे हैं और कुछ नया निर्माण हो रहा है, इस तरह की अलार्मिंग रचनाएं अभी हमारे पास आनी बाकी हैं। डॉक्टर हेमलता, एक ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा इशू, वैश्विक मसला ये अब बन गया है और पूरी दुनिया में चिंता इस पर हो रही है। पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन 2 इश्यूज़ को कैसे कवर किया गया है पूरे दुनिया में और भारत की उसमें कितनी भूमिका है, जो भूमिका है क्या आपको वो पर्याप्त लगती है? भारत की मैं जब बात कर रहा हूँ तो केवल वो सरकारी स्तर की नहीं, हमारी संस्थाएं, हमारे लोग, हमारे नागरिक, उनकी क्या भूमिका आप देखते हैं? देखिए, एक बात तो ये तय है जी कि वैश्विक स्तर पर हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जी, चिंता का विषय है और चिंतित भी हैं। जी अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें, जी, वैश्विक स्तर पर आप
यूएन को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं कि जो सारे सदस्य देशों के लोगों के अधिकारों की या फिर उनके जो वेलनेस हम कहते हैं उनकी चिंता करता है। ठीक है। तो अगर आप वैश्विक स्तर की बात करते हैं तो हमारे पास यूनाइटेड नेशंस एक बहुत अच्छा और एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल है, ठीक है। सारे सदस्य देशों की समस्याओं का समाधान करने का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अगर यूएन ने, आपने देखा 2014 में कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए हैं। 17 कुछ गोल्स हैं और उनकी उन गोल्स को निर्धारित करने के पीछे उद्देश्य है कि पूरे ग्लोबल लेवल पर पीपल, पीस और प्रॉस्पेरिटी को किस तरह से, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को कैसे मेंटेन किया जाए और कैसे अर्थ को प्रिजर्व किया जाए, ये चिंता अगर है। और इसमें अगर आप देखेंगे 19 जो इसके गोल्स निर्धारित किए गए हैं उसमें सब कुछ है कि ज़ीरो हंगर है, उसमें जितने भी और हमारे तमाम तरह के एजुकेशन का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, इन सब में अगर आप देखें तो 6 और 7 मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे सीधे हमारे पर्यावरण से, ग्लोबल वार्मिंग से या क्लाइमेट चेंज से को रिलेट करते हैं। ओके। जैसे कुछ है कि कैसे हमें क्लीन एनवायरनमेंट मिले, अच्छा, कैसे हमें सैनिटेशन, उसके बारे में भी बात हुई जी। प्योर वाटर कैसे मिलेगा जी। तो इसके लिए उन्होंने जितने ये गोल्स निर्धारित किए हैं ये है एजेंडा 2030 तक का। अच्छा। जैसे आपने देखा पहले यूएन का एजेंडा 21 आया था, जी। उसमें भी इन्वायरमेंट को लेकर के चिंता जाहिर की गई बिल्कुल थी जी। सबसे पहले आप अगर देखें तो यूएन ने ही अर्थ समिट हुआ था जी। या फिर आप कहिए कि रियो डी जेनेरो का जो सम्मेलन हुआ था जी। उसमें जो चिंताएं जाहिर की गई थी उनके समाधान के लिए इस समय उन्होंने बहुत बढ़िया 19 गोल निर्धारित किए गए हैं। अच्छा। और वो सारे क्लाइमेट चेंज पर हैं। क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में एक ऐसी समस्या है जी। जो ग्लोबल वार्मिंग पर आधारित है। जी। हम एक बहुत सिंपल सा ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ समझ लेते हैं कि धरती है, धरती गर्म हो गई, जी। लेकिन क्लाइमेट चेंज उससे रिलेट कैसे करता है, क्योंकि जब धरती गर्म होती है तो पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाता क्या है। बात? क्लाइमेट का मतलब क्या है? जी। क्लाइमेट का अर्थ है, मैं एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ। जी। सपोज पानी बरसना या बारिश, रेन का जो पैटर्न है, जी। अगर रेन कम हो रही है, जी। अगर रेन ज़्यादा हो रही है या फिर बाढ़ आ रही है या फिर उसके साथ साथ बिना, जिसे हम बेमौसम की बरसात कहते जी। हैं, जी। ये सब कारण होते हैं क्लाइमेट जो चेंज है, ये सब कारण है ग्लोबल वार्मिंग के। ओके। तो ग्लोबल वार्मिंग केवल एक चीज को रिलेट करके नहीं देख सकते। जी। ग्लोबल वार्मिंग केवल ऐसे ही आप जलवायु को देखिए, जलवायु में अगर आप देखें तो हिमालय की भी अभी हम बात करेंगे खैर, जी, जी। लेकिन जलवायु में पानी, जंगल, जमीन, जैसे नेगी जी ने अभी कहा जी। कि पूरा जो हमारा ग्लोब है या हमारा जो पर्यावरण है उसमें वायु भी है, आकाश भी है, धरती भी है, मृदा भी आप जिसको कह सकते हैं वो है, सब कुछ है। और ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इनको हम कहते हैं एक जैविक घटक और अजैविक घटक, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जी। अभी हम अगर पाठ्यक्रम की बात कर रहे थे जी। तो हमने पाठ्यक्रम में किए जाने से, पाठ्यक्रम में अगर हमें से हर स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर, माध्यमिक पर या फिर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर या फिर आप कहिए कि हायर एजुकेशन लेवल पर, अगर हम इनको सब में कंपलसरी करें तो उसका मकसद क्या है? विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, युवाओं को ये बताना कि आप, हमेशा आपने सुना है रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल, ये शब्द सुना है। रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। इसके साथ अगर एक और शब्द आजकल जोड़ दिया गया है वो रहे रिफ्यूज। रिफ्यूज, क्या बात है। रिफ्यूज का मतलब है कि जब तक हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता किसी चीज की ना हो हम उसको ना लें। बहुत अच्छा। दूसरा, जब अगर हमें लेना ही पड़े तो हम उसको कम से कम इस्तेमाल करें, जिसे हम कहते हैं रिड्यूस। तीसरी चीज, अगर इस्तेमाल कर भी लिया तो फिर हम उसको दोबारा फिर इस्तेमाल करें, रीयूज। और फिर चौथा जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है रिसाइकिल, यानी उसको जो वो रीयूज करने के बाद भी जो बच जाता है उसको फिर हम उसको नवीन रूप में उसका इस्तेमाल करें। ये बच्चों को बताया जाना चाहिए। जी। उनमें चेतना तभी जागृत होगी। जी। अगर ग्लोबल वार्मिंग के सिस्टम में मैंने आपको बता दिया क्लाइमेट चेंज में कि ये वैश्विक स्तर पर तो यूएन के लेवल पर किया जा रहा है। जी। आपका दूसरा सवाल कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जा रहा है? जी। राष्ट्रीय स्तर पर
इससे बड़ी और क्या बात होगी कि हमारे पास पूरी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मौजूद है, पूरी मिनिस्ट्री है इस पर। उसके अधीन प्राधिकरण आते हैं, निकाय आते हैं, एनजीओज हैं, और आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तमाम तरह के इस्टेब्लिशमेंट जो हैं ये इन्वायरमेंट या पर्यावरण से संबंधित हैं जी। अगर इनके हम और भी डिविजन्स को देखें, कृषि मंत्रालय हमारे पास है, ऊर्जा मंत्रालय हमारे पास है, और अब तो हमारे पास नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भी है, यानी ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो जब इतना बड़ा मंत्रालय है, प्राधिकरण है, यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ जगह पाठ्यक्रम में भी स्थापित किया गया है, हमारे पास रिसर्च है, हमारे पास राष्ट्रीय स्तर के अच्छे शोध केंद्र हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ तो हमारे पास है। बिल्कुल है। हम आप राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को आप नकार सकते हैं या नाकाफी तो नहीं कह सकते। जी जी। लेकिन केवल काफी, ये नाकाफी से काफी कब होगा? जब ये धरातल पर उतरेगा। मेरी सबसे बड़ी समस्या है इसे धरातल पर उतारने की। जी। डॉक्टर हेमलता, जिस तरफ आप हम सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और चंदन नेगी इस बात को स्वीकार करेंगे, आप तो ज़मीन पर काम करते रहे हैं, कि ये ठीक बात है कि हमारे पास संस्थाएं हैं, हमारे पास विश्वविद्यालय हैं, अब हमारे पास जैसे आपने कहा कि पाठ्यक्रम में भी आ गया है और बाकायदा उसके विषय भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन ज़मीन पर उसको प्रायोगिक रूप में प्रैक्टिकल ढंग से उसको अप्लाई करना, ये एक बड़ी समस्या है, और लगातार इस पर बहस भी होती रही है। चंदन नेगी जी, आपके पास मैं इसी सवाल के साथ आ रहा हूँ जहाँ पर हमको डॉक्टर हेमलता ने छोड़ा था, कि आपको और हम सभी जो उस दौर के लोग हैं, हमको अच्छी तरह ध्यान है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उद्यानिकी हमारे पास एक विषय होता था, कृषि एक विषय था, काष्ठ कला एक विषय था। इससे जो अभी मैडम कह रही थी कि मृदा, मिट्टी, पानी, बयार, इससे हम परिचित होते थे। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि अब पाठ्यक्रम में या स्कूल की गतिविधियों में ये विषय नदारद हो गए हैं। क्या आपको लगता है बतौर पर्यावरणविद कि इन विषयों को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए स्कूलों में, शैक्षिक संस्थाओं में? और अगर ये आते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो हमारा परिवेश है, जिस तरफ हमारी नई पीढ़ी जा रही है, वो थोड़ा चेतनाशील होगी पर्यावरण को लेकर? क्या लगता है आपको? देखिए, जब हम छोटे थे तो हमारे पास विषय था कृषि विज्ञान जी, और वो विषय था, उसकी बाकायदा एक किताब थी और उसमें पढ़ाया जाता था जी। और जो स्कूल के आसपास जो जगह थी वहाँ पे क्यानियाँ बनवाकर हमें पौधे लगाना, सिंचाई करना, खाद देना, एक प्राथमिक स्तर पर जो होता है वो काम कराया जाता था जी। अभी क्या स्थिति है कि जो कृषि है वो डिग्री कॉलेज के स्तर पर आ गई है, नीचे उसका अंश बहुत कम है जी। और डिग्री कॉलेज में आने का मतलब ये है कि वो व्यवसाय के लिए है या नौकरी के लिए है जी। मेरा बेटा बेटी अगर वो एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वो व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, उसका पर्यावरण से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। अच्छा। लेकिन जो स्थानीय स्तर पर जो छोटे प्राइमरी स्कूल में या जूनियर हाई स्कूल में जो बच्चों को सिखाया जाता है पेड़ पौधे लगाना, क्यारी बनाना, मिट्टी के साथ जुड़ना, वो उस बच्चे को पर्यावरण के प्रति जोड़ने की कोशिश होती है जी। इको क्लब करके पिछले कुछ वर्षों में हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में एक प्रयास किए गए जी। उसमें जहाँ जिस स्कूल में अध्यापक पर्यावरण के प्रति सचेत हैं, वो रुचि रखते हैं, वहाँ पर तो इको क्लब बहुत अच्छे चल रहे हैं। वो फूलों के पौधे लगाते हैं, वो थोड़ी बहुत क्यारी करते हैं, जहाँ जितनी जैसी जगह है। लेकिन जहाँ पर अध्यापक बहुत सक्रिय नहीं है वहाँ पर इको क्लब सक्रिय नहीं है। अच्छा। दूसरी बात क्या है कि जो ये तो सरकारी स्कूल की बात है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर ये बिल्कुल ख़त्म है। जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर इसको कंपल्सरी किया जाना चाहिए कि आप कृषि के ऊपर बच्चों को जो जगह है आपके पास खाली वहाँ तक ले जाएं और उनको वो चीज़ें सिखाएं जी, ताकि बच्चों को पेड़ पौधे लगाने, भले ही उनके लिए वो हास्य की बात हो, उनके लिए वो एक समय बिताने की बात है, खेल कूद की बात है, लेकिन लंबे समय में उसका बहुत अच्छा असर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खेल द्वारा ही वो हमारे ज़माने में भी डॉक्टर हेमलता, हमारे ज़माने में भी ये विषय कोई इसलिए नहीं थे कि हमको उसमें अंक लाने थे या उसमें पास, वो केवल ये था कि लर्निंग बाय प्लेइंग जिसको आप कहते हैं कि खेल खेल से हम समझ पर्यावरण के प्रति आपका एक नजरिया जो है वो तैयार है। बिल्कुल, बड़ा सवाल ये था। बिल्कुल, एक मिट्टी की खुशबू आपको मिलती है, पानी से आपका स्पर्श होता है
और पर्यावरण के जो बेसिक्स हैं, मैं इसीलिए, और आपका चंदन नेगी जी, आपका ये बहुत महत्वपूर्ण आपके वक्तव्य से ये बात निकली कि जब एग्रीकल्चर को आप हायर एजुकेशन में पढ़ाते हैं या पर्यावरण को हायर एजुकेशन में पढ़ाते हैं तो वो एक करियर वाला मामला ज़्यादा बन जाता है और उसमें चेतना कम हो जाती है। चेतना तो आपको नीचे से ही आपको डेवलप करनी पड़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण आपने ये बात कही। और नहीं, यही स्थिति जो है वो जो जैसे हमारे यहाँ पद्मनगर विश्वविद्यालय है, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है वहाँ पर। जी जी, वहाँ व्यवसाय या वो खैर वो पंतनगर तो वो है ही कृषि के अनुसंधान के लिए, पर्यावरण भी उसका, पर्यावरण का ही एक अंग वो बन जाता है कृषि। लेकिन डॉक्टर हेमलता, थोड़ा सा मैं विषयांतर करता हूँ कि इस दौर में, जैसे मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में भी कहा था कि हम उत्तराखंड के लोग चौतरफा जंगलों को जलते हुए देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो हिमालय अंचल है वो कितना लगता है आपको कि वो कितना महत्वपूर्ण है दुनिया भर के लिए, और हिमालय के जो इश्यूज हैं, जो सरोकार हैं, वो क्या है? देखिए, हिमालय को तो पूरी पृथ्वी का मानदंड माना गया है, क्या कालिदास जी ने भी कहा है। और हिमालय आप देखिए जी, तो केवल हिमालय का जो अस्तित्व है वो पूरे विश्व के लिए, अभी हम अपने ग्लोबल वार्मिंग की बात करी जी, आपने अभी बात करी क्लाइमेट चेंज की जी, अगर हिमालय में ग्लोबल वार्मिंग होती है का असर दिखाई देता है जी, तो ये पूरे विश्व में क्लाइमेट पर असर डालता है जी। और हिमालय एक इतना आप कह सकते हैं कि हिमालय एक दृष्टिकोण है। क्या बात, हिमालय हमारी एक जीवन शैली है। क्या बात है, बहुत अच्छा। हिमालय जो है वो एक पर्वत नहीं है, वो पूरी सभ्यता है हमारी। हम हिमालय, सब कहते हैं हिमालय में जीवन बड़ा विकट है, मैं तो कहती हूँ जीवन विकट नहीं है, हिमालय में विराटता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। अगर हिमालय को आप देखें, सब कुछ तो हमें हिमालय देता है। आप हिमालय में देखिए ना, जितनी 100 से लेकर जो ऊंची चोटियां हैं उनमें से ज़्यादातर चोटियां जो हैं वो हिमालय पर की हैं। बिल्कुल जी। सबसे ऊंची चोटी चाहे आप विश्व की लगाइए, भारत की, वो हिमालय में है जी। अगर आप पोलर्स को यानी ध्रुवीय आर्कटिक अंटार्कटिक को अगर छोड़ दें जी, तो उसके बाद सबसे बड़ा जो हिम आच्छादित क्षेत्र है वो हिमालय है। अच्छा। 1500 से ज़्यादा यहाँ से ग्लेशियर्स निकलते हैं जी। उसके बाद गंगा, ब्रह्मपुत्र, जी, सिंधु जैसी नदियाँ, ये सारी की सारी हमारे इनसे निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं जी। और हिमालय तो हमारे लिए एक, आप कहें तो मानवता विकसित होती है हिमालय के साथ। बिल्कुल। हम हिमालय को जीते हैं, हमारा व्यक्तित्व तो हिमालय से प्रभावित होता है। बिल्कुल होता है। तो इस हिमालय की अगर आप बात करते हैं तो हिमालय में अगर ग्लोबल वार्मिंग है, अगर क्लाइमेट चेंज है, तो वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। जी जी। भारत में अगर आप देखो, भारत में क्या, जितना हमारा, इसको हम एशिया का अगर कहें हिमालय वाला रीजन जो है, इसमें आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, ये सारी इनकी बाउंड्रीज में हैं कंट्रीज। बिल्कुल। हमारे अगर आप भारत की बात करें जी, तो ऊपर अगर आप देखिए कश्मीर से लेकर के और इधर उत्तराखंड, हिमाचल, फिर अगर आप इधर आ जाइए हमारा मिजोरम, मणिपुर, ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा हमारी 15,000 किलोमीटर स्क्वायर का हमारा ये 15,000 किलोमीटर का हमारा ये पूरा पैच है। इसकी लंबाई अगर देखें तो जी, और लंबाई के साथ अगर आप चौड़ाई देखें तो कहीं कहीं 100 से लेकर के 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है जी। तो इस तरह से अगर आपका क्षेत्रफल देखें तो लगभग वो 5-6 लाख स्क्वायर किलोमीटर जाता है। इतने बड़े अगर जो एरिया है, आप उसको नकार नहीं सकते। हिमालय हमारे लिए प्रेरणा है। इस विषय पर फिर अगर इसे हम पाठ्यक्रम में ना लाएं या फिर इस पर रिसर्च ना करें या इस पर ध्यान न दें, तो ये तो फिर बहुत विश्व स्तर पर ही बहुत संकट का विषय है। बहुत संकट का विषय है। बहुत संकट आ जाएगा इस बात को लेकर। चंदन नेगी जी, डॉक्टर हेमलता जिस तरफ हमारा ध्यान खींच रही हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि हिमालय जितना विराट है उतना विराट साहित्य हमने अभी हिमालय को लेकर रचा नहीं। बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या पर्यावरण, हिमालय, जल, जंगल, जमीन, नदी, ग्लेशियर, इन सब पर
अगर साहित्य लिखा जाए तो क्या आपको लगता है कि एक नई तरह की चेतना विकसित हो सकती है? बतौर साहित्यकार आप क्या मानते हैं? मैं कुछ कविताएं, एक दो कविताएं छोटी सुना दूं? बहुत बहुत थोड़ा सा बस। हाँ, एक तो हमारे कविता पास थोड़ा तो मैंने जी जी कल 5 पौधे लगाए थे, जी। आज मेरे पड़ोसियों ने 5-5 पौधे लगाए हैं। क्या बात है। मैंने कल 5 पौधे लगाए थे, आज मेरे पड़ोसियों ने 5-5 पौधे लगाए हैं। कल मेरे गांव के लोग 5-5 पौधे लगाएंगे। बहुत अच्छा। कल मेरे गांव के लोग 5-5 पौधे लगाएंगे। इस तरह हमारे हिस्से का जंगल खड़ा होगा। क्या बात है। इस तरह हमारे हिस्से का जंगल खड़ा होगा। कितना आसान है जंगल का शामियाना तैयार करना। बिल्कुल, क्या बात कह जी, रही है। जी। प्रश्न यह है कि जो लिखने वाला आदमी है, वो कवि, वो कहानीकार, वो नाटककार, अगर ये तीनों लोग विश्व स्तर पर, क्योंकि समस्या विश्व स्तर की है, नाटक से, कविताओं से, गीतों से और कहानियों से जी पर्यावरण को बचाने का संकल्प ले लें, जी तो मैं नहीं समझता कि पर्यावरण कोई समस्या रहेगी। जी बड़े आंदोलन की जरूरत है। आप ये देखिए जी। कि बहुत कवि गोष्ठियां होती हैं, लेकिन पर्यावरण को लेकर कोई कवि गोष्ठी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कवि सम्मेलन होते हैं, मुशायरे होते हैं, जी। लेकिन उसके बीच में कि न पर्यावरण होता है कहीं, जी और न उसमें धरती होती है, न जंगल होता है, न जमीन होती है। जी अब किसी ने गजल लिखी, उसमें 2 पंक्तियां अगर मान लिया पर्यावरण के ऊपर लिख दी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत पर्याप्त नहीं। हाँ। जी जी या किसी कवि ने 10 गीत लिखे हैं और उसमें एक गीत उसने अगर पर्यावरण को बचाने के लिए या पृथ्वी को बचाने लिख दिया, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितनी बड़ी समस्या है उसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। सब जितने कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, वो सब उस पर लिखें और एक बड़ा आंदोलन चलाएं। क्या बात है। तो मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी समस्या है ही नहीं, हाँ, और ये बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है इस समस्या के निवारण के लिए साहित्यकारों की। चंदन नेगी जी, मैं इसीलिए इस सवाल के साथ आपके पास आया था कि आप साहित्यकार होने के साथ, पर्यावरणविद होने के साथ एक्टिविस्ट भी हैं, तो आपके अनुभव अपने हैं, और जो आपने कहा कि एक बड़ा आंदोलन हम साहित्य के जरिए, रचनात्मकता के जरिए खड़ा कर सकते हैं पर्यावरण को लेकर। डॉक्टर हेमलता, आप कुछ बोलने वाली थी। हाँ, मैं एक इनपुट पूरी तरह से सहमत हूँ नेगी जी आपके साथ, लेकिन एक थोड़ा सा इनपुट कह रही हूँ। आप साहित्यकार, नाटककार, इन सबको जब एक साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर वैज्ञानिकों को भी आप इसमें साथ लेकर चलें और तब साहित्य तैयार हो, यानी अगर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साहित्य अगर तैयार हो, तो उससे क्या होगा कि बच्चों के सामने फैक्ट आएंगे, और उस फैक्ट से जब आएंगे तो वो जो धरातल की हमारी जो समस्याएं हैं वो पर्यावरण को लेकर के उससे विज्ञ होंगे और उनको समाधान करने में वो ज्यादा आसान रहेगा। तो मेरा एक वो रहेगा आपसे निवेदन कि जब भी आप साहित्य में पर्यावरण को लेकर के या गोष्ठियों में अगर पर्यावरण को लेकर के, या आप कह रहे हैं सम्मेलन, अगर कवि सम्मेलन इस तरह के हों, तो उसमें थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर उसमें डाल दिया जाए, तो शायद उससे वैश्विक स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पर्यावरण को बचाने में बहुत ज्यादा होगी। और साहित्य से जो चेतना पैदा होती है उसको तो हम केवल वैज्ञानिक नहीं पैदा कर सकते, जो कि साहित्यकार पैदा कर सकते। जी डॉक्टर हेमलता, आपने बहुत अच्छे नोट पर इस बहस को, इस परिचर्चा को छोड़ा, और ये बिल्कुल सही बात है कि इस सारे सरोकार में वैज्ञानिक चेतना ज़रूर होनी चाहिए, और जाहिर है उसके लिए वैज्ञानिकों को, आप जैसे वरिष्ठ वैज्ञानिकों को ज़रूर शामिल होना चाहिए। बहरहाल बहुत शानदार परिचर्चा यहाँ पर संपन्न हुई, और चंदन नेगी जी और डॉक्टर हेमलता बिष्ट, आप दोनों साहित्यिकी के इस मंच पर आए, आपने अपनी महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों के सामने रखी, इसके लिए आप दोनों का बहुत आभार। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।